गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत प्यारा सा टॉपिक है। वो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसान, फोटॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, इन सब पे बेस है। लेकिन बहुत बार हमें कन्फ्यूजन होती है। अगर मैं आपसे अभी ये बोलूँ कि भैया प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं की, किसी और ने की, तो आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन ऐसा ही है। ठीक है ना? कभी कभी हमें बहुत क्या होता है, कन्फ्यूजन्स होता है। जैसे एक बात करते हैं छोटी सी आपसे। एक एटम है हमारे पास, एक हमारे पास एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसे हम लोग बोल देते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी। बट आयोनाइज हो रहा है। लेकिन अगर यही कहीं से हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं कई बार, तो उन्हें हम लोग बीटा डीके बोलते हैं। जब बीटा डीके बोलते हैं तो इसे हम लोग आयोनाइजेशन नहीं बोल रहे होते, या आयोनाइज नहीं होता है। तो दोनों में क्या कन्फ्यूजन्स होने वाली है, बहुत अच्छा सा देखने वाले हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुत पहले की, बचपन की, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे। छोटे कब हुआ करते थे? देखो जरा, बात है करीब 1850 की। ठीक, 1850 तक ये माना गया कि जो एटम है ना वो अनडिविजिबल है। कोई भी एटम क्या है? अनडिविजिबल है। एटम क्या है? अनडिविजिबल। अनडिविजिबल है, उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बोला नहीं, एटम को डिवाइड किया जा सकता है। इसके कई सारे और पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? एटॉमिक पार्ट्स, यानी कि सब एटॉमिक पार्ट्स बोल देते हैं उनको। समझ गया ना? तो बोला गया एटम को डिवाइड किया जा सकता है। तो उस एटम को डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या बात करेंगे? ठीक है ना? देखो, अगर इसमें पुराने कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो आपको बताया गया सबसे पहले डाल्टन कॉन्सेप्ट आया था। अगर डाल्टन से भी पहले जाते हैं तो आपको बताया गया महर्षि कणाद आए थे, उन्होंने बताई ऐसी ऐसी बात। बट डाल्टन को हम लोग मानते हैं, तो डाल्टन को हम लोग मानते हैं कि डाल्टन कॉन्सेप्ट अपने पास आया। उसके बाद कौन सा हुआ? थॉमसन मॉडल आया। थॉमसन के बाद हमारे पास रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड के बाद हमारे पास बोहर आए। समझ गया ना? फिर बोहर आए, बोहर ने बात बताई। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आए। उसके बाद फिर डी ब्रॉगली आए और एक नई एक्सप्लेनेशन दे दी उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में। बट हम क्या बात करने जा रहे हैं कि एटम तब तक क्या था, कैसे वो माने गए, इसके अंदर कौन कौन से हैं। तो उसके बोला गया, जब एटम को हम लोगों ने देखा तो बोला गया एटम के भी कई सारे पार्ट हैं जिन्हें हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये लिखिए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे और कैसे होंगे और कौन होंगे, देखते हैं। देखो, ये जो पार्टिकल्स होंगे वो टू टाइप्स के होंगे। ठीक, पहले कैसे होंगे? स्टेबल होंगे। पहले स्टेबल होंगे और दूसरे आपके अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल, ठीक। कहाँ स्टेबल होंगे, कहाँ नहीं स्टेबल होंगे, ये बात देख लेते हैं। देखिए, फिर से बता रहा हूं भैया, 1850 तक ऐसा माना गया कि एटम जो है ना उससे डिवाइड नहीं किया जा सकता, अनडिविजिबल है। लेकिन उसके बाद बहुत से लोग आए, उन्होंने बोल दिया नहीं, एटम को डिवाइड किया जा सकता है। तब बोला गया डिवाइड किया जा सकता, क्या होगा? तो बोला गया कुछ ऐसे उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे जिन्हें हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलेंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलेंगे, जो आपके क्या होंगे? कुछ तो अनस्टेबल होंगे, कुछ क्या होंगे? स्टेबल होंगे। जो स्टेबल होंगे वो कौन कौन से होंगे? वो आपके क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना? बोलना, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। ये स्टेबल होंगे। स्टेबल होने का इट मींस है कि ये एटम के अंदर और एटम के बाहर स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। समझ गए ना? ये हर जगह पे स्टेबल हो सकते हैं, ये स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं एटम के अंदर और एटम के बाहर भी। तो हम ऐसे बात लिख सकते हैं कि एग्जिस्ट इन इनर एंड आउटर साइड ऑफ एटम। ठीक, ये बात लिख लिया हमने बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद बोला कि कुछ अनस्टेबल पार्टिकल्स भी होते हैं। वैसे अगर हम आपसे बात करें तो छोटे बड़े सब मिला करके करीब 28 पार्टिकल्स पाए जाते हैं एटम के अंदर। ठीक,
तो बोला गया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो अनस्टेबल हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन से अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं। वो आपके क्या हैं? पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन है, मार्कर भी सही से नहीं चल रहा है हमारा। पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है आपका, न्यूट्रिनो है, और आपका एंटी न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है। पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, आपका मेसान है, पाई मेसान जिसे बोलते हो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? पाई मेसान जिसे बोलते हो आप लोग, पाई मेसान है, फोटान है। ये सारे पार्टिकल्स भी होते हैं। ये सारे पार्टिकल्स के बारे में एक कहानी है कि ये सारे पार्टिकल्स हमारे पास ऐसा होता है कि ये सारे पार्टिकल्स हमारे पास अनस्टेबल होते हैं एटम के बाहर। एग्जिस्टेंस इनकी होती है एटम के अंदर ही, बट एटम के बाहर ये क्या हो जाते हैं? अनस्टेबिलिटी दिखाते हैं, ये पाए नहीं जाते, एग्जिस्टेंस नहीं दिखाते। तो ये हम बात करेंगे इनके पास, ये जितने भी पार्टिकल्स हमारे पास होंगे, ये ऐसे लिखे दे रहे हैं मुन्ना, ये हमारे पास क्या होंगे? नॉट एग्जिस्ट इन आउटर साइड ऑफ एटम। एटम के बाहरी परत पे कहीं पर भी ये नहीं पाए जाएंगे। इनकी ये कहानी है, ये कहीं पर भी नहीं पाए जाएंगे। समझ गए ना सब लोग? तो ये हमारे पास क्या होंगे? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये अनस्टेबल होंगे, ये क्या होंगे? स्टेबल होंगे। ठीक है ना मुन्ना? समझ गए इतना? अब इसको देखते हैं सबको कि पॉजिट्रॉन क्या है, कैसे वर्क करता है, न्यूट्रिनो क्या है, एंटी न्यूट्रिनो क्या है, पाई मेसान क्या है, फोटान क्या है। इनकी खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की, और इनकी डिस्कवरी किसने की? इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से पता है सबको, प्रोटॉन बहुत अच्छे से पता है, न्यूट्रॉन बहुत अच्छे से पता है आपको। ठीक है ना बन्ना? तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और जोर से बोलते हैं क्या? जय केमिस्ट्री। ठीक है ना? वो हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से, उनकी डिस्कवरी किसने की। देखिए अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मैंने आपको बताया है ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों स्टेबल हैं। ठीक है ना मुन्ना? तो इन तीनों को हम लोग बात करेंगे कि स्टेबल है। बाकी ये जो आपके हैं वो क्या है? अनस्टेबल है। पॉजिट्रॉन होगा, न्यूट्रिनो हो गया, पाई मेसान हो गया, फोटान हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, ये आपके क्या है? अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना मुन्ना? अब बात करते हैं इनकी थोड़ी सी और कहानी। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज आपको पता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, जो मैंने लिख दिया है, सबको पता है, छोटे से बच्चे को भी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अगर देखिए अब इसमें मुद्दा आ गया थोड़ा सा। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं तो एक बचपन में हम लोगों को लाइन सिखा दी गई थी, ईंट पर नाच, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। मुद्दा आ गया, समझते रहना भैया। रदरफोर्ड ने, देखिए रदरफोर्ड से पहले ही ये एक एटम बना हुआ है। 1886 में गोल्डस्टीन ने एक बात प्रूव कर दी। गोल्डस्टीन ने एक बात को प्रूव कर दिया कि इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इस एटम के अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे बोला गया हमने कि इलेक्ट्रॉन के एंटी कोई चार्ज है। अगर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो उसके एंटी कोई चार्ज पाया जाता है। ये बात बताती थी गोल्डस्टीन ने, इसलिए गोल्डस्टीन को क्रेडिट जाता है किसको? प्रोटॉन की डिस्कवरी का। अगर वनडे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है उसमें हमें ऑप्शन में गोल्डस्टीन मिलता है तो सबसे पहले हम लोग गोल्डस्टीन को टिक करेंगे। अगर अदरवाइज अगर नामकरण की बात करें, नाम किसने दिया था, तो हमारे पास रदरफोर्ड। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान से याद रखना। ठीक, इसको मिटा दें। तो ये हमारे पास कहानी का समाधान हो गया गोल्डस्टीन। तो उसके बाद न्यूट्रॉन सबको पता है, चैडविक ने, ईंट पर नाची। कहानी आ गई पॉजिट्रॉन की। पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी की अगर बात करें हम लोग तो एंडरसन ने इसकी खोज की। किसने डिस्कवर किया? एंडरसन ने। अगर इस पे बात करें चार्ज की तो ये चार्ज इतना होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, यहाँ कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, ये देखिए इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज की बात करें तो -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम होता है। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। और पॉजिट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता, यहाँ प्लस में होता है। इसीलिए ये एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ये एंटी पार्टिकल्स होता है। ठीक,
कौन? पॉजिट्रॉन, याद रखोगे आप लोग। उसके बाद न्यूट्रिनो की बात करते हैं। न्यूट्रिनो की अगर डिस्कवरी की बात करते हैं तो पॉली ने खोजा, डिस्कवरी इसकी न्यूट्रिनो की पॉली ने की। मास अगर बात करें जीरो होता है, चार्ज जीरो होता है। गूगल पे सर्च करोगे आप मास और चार्ज थोड़ा सा मिल जाएगा आपको, वो लोग बताएंगे कि बहुत कम होता है, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट समझ के रहना जीरो होता है, ठीक। क्वेश्चन एग्जाम में जीरो के नाम से मिलेगा। पाई मेसान की बात करते हैं। मेसान एक ऐसा है, पाई मेसान बोलते हैं, बहुत कहानी इसकी गंभीर है, अभी बात करते हैं क्यों ऐसा। युगावा ने खोजा, डिस्कवरी इसकी किसने की? युगावा ने। मास इसका जो होता है ना द्रव्यमान, इसके मास की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है, समझ गया ना, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। हाँ देखिए, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के मास के 274 टाइम्स ज्यादा होता है, यानी कि 274 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के मास का, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। चार्ज की बात करें तो इसमें चार्ज जो होता है ना, वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। और मेसान की कहानी देखें थोड़ी सी, तो थोड़ा सा आप लोग देख लो, चाहो पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कहानी एडिट करें। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, कोई समस्या नहीं सर, आप बता दीजिए हमें कहानी, मेसान की कहानी क्या है। ये देखिए, ये मैंने बना दिया इसका कोई भी एटम, ये एटम बना दिया, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक, न्यूक्लियस बना दिया। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और क्या है? न्यूट्रॉन, ठीक, इतना समझना है आप लोग। मेसान भी इसी के अंदर है, मेसान भी इसी के अंदर। मेसान का मेन कार्य क्या है? मेसान का मेन फंक्शन क्या दिखा रहा है कि ये प्रोटॉन जो है ना, वो एक्चुअली में प्रोटॉन नहीं है। क्या हुआ पता नहीं चला? अरे भैया समझते हो, यही तो बात है, ये न्यूट्रॉन नहीं है। मेसान बोला गया कि न्यूट्रॉन प्लस मेसान बराबर प्रोटॉन, इस बात को समझना। बोला गया कि जो मेसान हमारे पास है ना, वो जिस न्यूट्रॉन के पास रहेगा, जिस न्यूट्रॉन के पास रहेगा वो न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन बोला जाएगा, समझना कॉन्सेप्ट को। और ये हर बार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या होते रहे? इंटरचेंज होते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से चेंज होते रहते हैं। जैसे मैं न्यूट्रॉन हूं, ये भाई साहब प्रोटॉन है, तो इनके पास मेसान है, अगर इनका मेसान कूद के हमारे पास आ जाएगा तो हम प्रोटॉन हो जाएंगे। इस बात को याद रखना, ये जो इंटरचेंज इनके अंदर होता रहता है, इन्हीं की वजह से एक फोर्स डेवलप होता है इस न्यूक्लियस के अंदर, और इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, इतना समझ गए सर। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। अब नीचे आ जाओ वापस। फोटॉन की खोज की अगर बात करें, युगावा मेसान समझ गए क्या कहानी है उसकी, क्या लॉजिक है। फोटॉन की बात करें तो गिलबर्ट लुईस ने इसकी खोज की। मास जीरो होता है, चार्ज जीरो होता है, बस पाया जाता है। और ये सब आपके हैं ना, ये जितने भी आपके यहाँ से ये सब आपके क्या अनस्टेबल है। अगर ये एटम के बाहर आएंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। या हम बात करें आपके तो क्या करेंगे, मोमेंट्री स्टेबल होते हैं। इनके बारे में ये भी बोला गया, नीचे लिखे दे रहे हैं, नीचे नहीं लिखे दे रहे, ऊपर लिखे दे रहे हैं। ये सब पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो मोमेंट्री स्टेबल होते हैं, इनको मिटाया दे रहे हैं, ठीक गुरु जी बिल्कुल मिटा दीजिए, आप मिटा दीजिए। ये कैसे होते हैं? मोमेंट्री स्टेबल होते हैं, कुछ मोमेंट के लिए मोमेंट्री स्टेबल होते हैं, कुछ मोमेंट के लिए स्टेबल होते हैं, ठीक। एंटी न्यूट्रिनो की बात करते हैं। एंटी न्यूट्रिनो जो है ना, उसने फंसा दिया मुद्दा, एंटी न्यूट्रिनो ने मुद्दा फंसा दिया, कोई बात नहीं। एंटी न्यूट्रिनो के भी क्रेडिट जाता है किसको? पॉली को क्रेडिट जाता है। मास जीरो होता है, चार्ज जीरो होता है, केवल खोज लिए गए हैं, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन वनडे एग्जाम में आज की डेट में बहुत पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग हर जगह पे यूज करते हैं, इनके बारे में खूब पढ़ते हैं, ठीक। ये ज़्यादा आपके पास नहीं पढ़े जाते हैं, क्योंकि इनके पास आप चार्ज जो ये देख रहे हो बहुत कम है, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो हमारे पास इतनी कहानियाँ हो गई। अब देखिए, जो ये कहाँ गया, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो, इन दोनों को जूम करते हैं, ऊपर से मिटाते हैं, इनको मिटाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को और अच्छे से पढ़ना है तो इस पे एक अलग से लेक्चर आएगा, ठीक। और बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बहुत कुछ पता है आप लोगों को, पता है कि नहीं पता? हाँ पता है गुरुजी, हमें तो नहीं पता है, कुछ आपको बताएंगे। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पे मुद्दा होने वाला, ठीक। देखिए, देखो होता क्या एक्चुअली में,
ये हमारे पास है एटम और ये है उसका न्यूक्लियस। ये एटम है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं आपके क्या, न्यूट्रिनो। ठीक, इसी न्यूट्रिनो को हम लोग बोल देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। और इसी में आपके पाए जाते हैं क्या, एक दूसरे भाई साहब, दूसरे पाए जाते हैं जो क्या कर देते हैं, इस न्यूट्रिनो को बैलेंस करते हैं। उन्हें हम लोग बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, याद रखना भैया इस बात को। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। इतना सर आपने बता दिया। जब बीटा डीके होता है, क्या होता है, बीटा डीके होता है। जब बीटा डीके होता है तो बीटा डीके आप लोग पढ़ते हो, गूगल पे आप सर्च कर दो, बीटा डीके का मीन्स होता है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे होते हैं। ये देखिए, ये देखिए इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं एक्चुअली में ना, तो आपने बहुत ये जानते हो कि जब बीटा डीके होता है तो न्यूक्लियस से डीके होता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। तो एक्चुअली में क्या है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रिनो होते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बोलते हैं। तो इसमें दूसरे पार्टिकल्स होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। तो रिमूवल यहाँ से होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना, जो न्यूट्रिनो आपका एंटी न्यूट्रिनो के साथ न्यूट्रल रहता है, एंटी न्यूट्रिनो के साथ में ये जो आपका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है वो न्यूट्रल रहता है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के साथ। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से हो रहे थे, यहाँ से। कहाँ से, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट है। तो इस बात को याद रखना, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो से रिमूव होते हैं न्यूक्लियस के अंदर से जब बीटा डीके होता है। समझ गए ना। तो यहाँ पे हम बात ऐसे करेंगे, जब बीटा डीके कभी होता है तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे, when atoms undergoes beta decay, it means removal of electrons from nucleus with the help of interconversion of neutrino and एंटी न्यूट्रिनो। ये हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है ना बना। तो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना बना। तब तक के लिए सभी लोग मस्त रहिए, चुस्त दुरुस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना।